में आपने देखा था कि किस तरीके से जो बल्क मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं और सरफेस के मॉलिक्यूल आपके पास डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे देखी थी वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को आपने अंडरस्टैंड किया था कि सरफेस केमिस्ट्री किस तरीके से आपके पास एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, किस तरीके से रीज़न प्रोवाइड करती है कि आपके पास हर सरफेस जो होती है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती है, रिगार्डलेस ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कहीं पे भी कोई सरफेस अवेलेबल होगी उसके पास आपने देखा था कि यहाँ पे डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं और वो डैंगलिंग बॉन्ड्स की वजह से ये जो अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्बिटल्स बेसिकली जो प्रेजेंट होते हैं उनको कवर अप करने के लिए आपके पास हर सरफेस, चाहे वो लिक्विड की सरफेस हो चाहे वो सॉलिड की सरफेस हो, वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रही थी। होपफुली एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस की जो बेसिस है वो आपके जहन में अब क्लियर हो चुकी होंगी। दूसरी थिंग जो आपने देखी थी कि आपके पास दो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को आप बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन है और दूसरी आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन की टाइप थी एब्जॉर्प्शन में। दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस थे। आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस या फिजिकल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व थे, जबकि आप जहाँ पे भी केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते थे वहाँ पे एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो रहा होता था जिसके साथ आप लोग डील करते थे। फिर आपने फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन को स्टडी किया था। आपने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर को इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ जनरलाइज पैरामीटर थे और कुछ ऐसे थे जिनमें क्लियर कट डिफरेंस था। आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिफरेंट वे में बिहेव कर रही थी और केमिकल एब्जॉर्प्शन आपके पास डिफरेंट वे में बिहेव कर रही थी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है और वो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स का बेसिकली टॉपिक है। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स में आप लोगों ने कुछ पैरामीटर्स पढ़े हुए हैं। हमेशा जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी फिनोमेना को, तो अब आप अगर एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके पैरामीटर्स डिफाइन करो, तो जब भी हम एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो दो पैरामीटर आपके पास सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, जिनके ऊपर बेसिकली कोई भी एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही होती है, वो एक पैरामीटर है इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर और दूसरी थिंग आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पे जो हम टिपिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं वो गैशियस एब्जॉर्प्शन ऑन अ सॉलिड सरफेस है। मतलब जो हमारी केस स्टडी के लिए जो हम लोगों ने पैरामीटर सेलेक्ट किया है या जिस सिस्टम इंटरफेस की जिसकी हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली गैस और सॉलिड की इंटरफेस है। सो एज सच अगर इस रिस्पेक्ट से देखा जाए, आपने तमाम एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस में से स्पेसिफाई कर लिया है कि आपका जिस चीज़ पे फोकस है वो बेसिकली गैशियस एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड है। सो अगर उस सिनेरियो में देखा जाए तो जो दो पैरामीटर्स आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट होंगे, उनमें एक पैरामीटर आपके पास इक्विलिब्रियम प्रेशर का है और दूसरा पैरामीटर आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का है। हम लोगों ने ये थिंग जनरली जब भी हमें कोई केमिकल फिनोमेना दिया जाता है हम उसमें से बेसिक पैरामीटर्स को सेपरेट आउट करते हैं और फिर उन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ें डिफाइन करनी है, जिन पैरामीटर्स पे आपका फोकस होना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स हैं। बाकी तमाम पैरामीटर्स को हम फिक्स कर देते हैं, जिसमें से सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम फिक्स करेंगे या जिसकी वैल्यू को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे ओवरऑल, वो बेसिकली टेम्परेचर का फैक्टर है। सो जब भी आप एब्जॉर्प्शन की इक्वेशंस देखोगे, जो कि आप आगे दो डिफरेंट मॉडल स्टडी करोगे जिसमें आप लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करोगे, कीप दैट इन माइंड कि वो इक्वेशन डिराइव की गई है सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस, ऐसी इंटरफेस के लिए जिसमें आपके पास गैसेस और सॉलिड इन्वॉल्व हैं। आपने बाकी जो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं उनके लिए डिफरेंट जो हैं इक्वेशंस हैं। सिमिलरली जो कंडीशन आप यहाँ पे लगाने जा रहे हो, जब भी आप इन मॉडल्स को स्टडी करोगे, वहाँ पे जो कंडीशन आप फिक्स करने जा रहे हो वो ये है कि जिन दो वेरिएबल्स ने वेरी करना है आपके पास, वो एक इक्विलिब्रियम प्रेशर है और दूसरी थिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। इन दो पैरामीटर्स के अलावा आपके सिस्टम में जितने भी रिएक्शन पैरामीटर्स हैं आप उनको फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू पे रखोगे और एज सच आपका कंसर्न उन तमाम पैरामीटर्स के साथ नहीं होगा। यही वजह है कि यहाँ पे जब हम इस प्रोसेस को स्टडी करने जा रहे होते हैं, जब हम एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को स्टडी करने जा रहे होते हैं, तो हम इसको आइसोथर्म का नेम देते हैं। ये जो आइसोथर्म का वर्ड है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास सिस्टम में टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। सो ये जो प्रोसेस अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें कीप दैट इन माइंड, आपने टेम्परेचर को हमेशा फिक्स रखना होता है।
स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर के पैरामीटर से। यहाँ पे आप लोग नॉर्मली प्रेशर से फेमिलियर हो। किसी भी गैस को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो उसकी कंसंट्रेशन का जो एनालॉगस पैरामीटर है वो प्रेशर है। जहाँ पे भी आप उसके प्रेशर को डिफाइन कर रहे होते हो बेसिकली आप उस गैशियस सिस्टम की बात कर रहे होते हो। इसी गैशियस सिस्टम को जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे स्टडी कर रहे होगे, मतलब अगर आपके पास दो कंपोनेंट है गैस और एक सॉलिड, सो जब ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में आ चुके होंगे, तब अगर आप इस सिस्टम के गैशियस इस सिस्टम में जो गैसेस हैं उनके प्रेशर को स्टडी कर रहे होगे, तो उस पैरामीटर को हम इक्विलिब्रियम प्रेशर कहते हैं। ये नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर में आपने कभी ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आप इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में स्टडी कर रहे हो या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में स्टडी कर रहे हो। ऐसा तो आपने कोई डिस्टिंक्शन नहीं लगाई हुई। लेकिन एब्जॉर्प्शन की जब भी आप बात करोगे, वहाँ पे आपने सिस्टम में उस वक्त गैसेस के प्रेशर को स्टडी करना है या गैसेस के प्रेशर को स्टडी करना है जब आपका सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका हो। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होगे प्रोसेस का, आप इनिशियल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हो, आप मिडल ऑफ द रिएक्शन के प्रेशर की बात नहीं कर रहे हो, आप उस टाइम पे प्रेशर की बात कर रहे हो जब आपके सिस्टम ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया हुआ है। सो अगर हम एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस की हायरार्की को डिफाइन करें तो आपको पता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन आपके पास सिंपली जो है एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। एट द स्टार्ट आपके पास ज़्यादातर गैस जो है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होती है, और जैसे ही वो इस सरफेस के साथ इन कांटेक्ट आएगी तो वो इस सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये आपका स्टेप 1 है, जिसमें आप कोई भी गैस जो कि आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है वो स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब हो रही होगी, और जो प्रोसेस आपके पास हो रहा होगा वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को ये पता है कि जब आपके पास सिस्टम में एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, मतलब जब आपके सिस्टम में अच्छी खासी गैसेस की जो अमाउंट है वो इस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो अब आपके पास यहाँ पे चांसेस हैं कि एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाए जिसको आप डीजॉर्प्शन कहते हो। सो एज सच जब आपके पास सिस्टम में एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल हो जाएगा, तब ये एब्जॉर्ब मटेरियल जो है ये दोबारा से रिवर्ट बैक होना शुरू हो जाएगा इन इट्स गैशियस स्टेट, जिसको आप डीजॉर्प्शन से रिप्रेजेंट करते हो। तो ओवरऑल अब आप होपफुली आप लोगों को ये चीज़ अब पता होगी कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए। सो आपके सिस्टम के लिए जो दो रिएक्शंस यहाँ पे जब भी हम किसी भी एब्जॉर्प्शन को स्टडी कर रहे होंगे, वहाँ पे दो जो साइमल्टेनियस रिएक्शंस हो रहे होंगे वो इस गैसेस का एब्जॉर्ब होना है, जिसको आप एब्जॉर्प्शन रिएक्शन से रिप्रेजेंट करोगे, और फिर सिमिलरली इस एब्जॉर्ब गैस का दोबारा से डीजॉर्प्शन परफॉर्म करते हुए गैसियस स्टेट में जाना, ये आपके पास सेकंड रिएक्शन है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन आपके पास स्टेप 1 हो रहा होगा, आपके पास ज़्यादातर रिएक्शन जो डोमिनेट कर रहा होगा वो एब्जॉर्प्शन का रिएक्शन होगा। सेकेंडली जब आपके पास सिस्टम में एप्रिशिएबल अमाउंट एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, तब आपके पास सिस्टम में सेकंड स्टेप होना शुरू होगा, जिसको आप डीजॉर्प्शन कहते हो। एक पॉइंट आपके सिस्टम में ऐसा आएगा जब एब्जॉर्प्शन का रेट और डीजॉर्प्शन का रेट आपके पास इक्वल हो जाएगा, और जब ये प्रोसेस आपके पास हो तो आप इस सिस्टम को कहोगे कि आपका सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से मुराद ये कि होपफुली आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर होगे कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपका सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया हुआ है, तो इट डजंट मीन कि ये दोनों प्रोसेस स्टॉप हो चुके हैं। आप सब लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर को पढ़ चुके हो। इक्विलिब्रियम की करैक्टरिस्टिक्स से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हो। यू शुड नो दैट कि हमारे पास जब भी हम ये कह रहे होते हैं कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया हुआ है, इट डजंट मीन कि आपके पास एब्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन का प्रोसेस स्टॉप हो गया है, बल्कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो चुका है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, और आपका सिस्टम में जो भी आपने सिस्टम दिया हुआ है उसमें जो एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन है। आप अगर गैशियस स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हो, अगर आप सरफेस के ऊपर स्टडी कर रहे हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो वो क्वांटिटी आपके पास फिक्स होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि आपके पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डीजॉर्प्शन फिक्स्ड हो जाएगा। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ पे गैशियस स्टेट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं आपकी सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो उसी टाइम आपके पास जो है दो मॉलिक्यूल्स आपकी सरफेस पे जो ऑलरेडी अटैच हैं वो डीजॉर्ब होकर गैशियस स्टेट में जा रहे होंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सिस्टम की जो कंडीशंस है उसमें कोई चेंज नहीं आई। स्टार्टिंग में भी यहाँ पे 7 गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, और
5 मॉलिक्यूल आपके पास एड्जॉर्ब फॉर्म में सॉलिड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थे और कुछ देर बाद भी आपके पास यही क्वांटिटी जो है आप ऑब्जर्व होगी। उसकी रीज़न ये होगी कि बेशक गैस मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एड्जॉर्ब हो गए हैं, लेकिन जितना टाइम इन 2 मॉलिक्यूल को यहाँ पे एड्जॉर्ब होने में लगा है उसी टाइम यहाँ से 2 एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल दोबारा से आपके पास गैसियस स्टेट में आ चुके हैं। तो ओवरऑल आपको ऐसे लगेगा कि आपका सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो रही, ओवरऑल आपको कंसंट्रेशन फिक्स लगेगी दोनों तरफ, लेकिन ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सिस्टम में एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन होना स्टॉप हो चुका है। अपेरेंटली आपको ऐसे लगेगा कि आपके पास एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन स्टॉप हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में उनके रेट इक्वल हो चुके होंगे। जितनी टाइम में 2 मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ एड्जॉर्ब हो रहे होंगे उतने टाइम में ही आपके पास 2 मॉलिक्यूल डीजॉर्ब भी हो रहे होंगे। तो एज सच आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर हम इस टाइम पे, ये जब आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया हुआ है, अगर आप इस टाइम पे प्रेशर को स्टडी करोगे तो ये जो आपके पास प्रेशर का पैरामीटर है इस वक्त ये इक्विलिब्रियम प्रेशर कहलाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास पैरामीटर है वो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है। आपके पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बेसिकली कम्बिनेशन है दो डिफरेंट पैरामीटर्स का, एक्स और एम का, और बेसिकली आप एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को इस वे में डिफाइन करते हो कि ये वो अमाउंट है एड्जॉर्बेट की जो बेसिकली आपकी एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब होगी। कि लेट सपोज आपने, अगर आप इस क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे ये जो हमने 5 मॉलिक्यूल लिखे हुए थे, बेसिकली ये वो अमाउंट है, ये जो 5 मॉलिक्यूल इस गैसियस स्टेट में से बेसिकली इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे थे। अगर आप इस अमाउंट को स्टडी कर रहे हो अगेंस्ट द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, तो इसको आप एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x/m से, और x जो है यहाँ पे अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट को डिनोट कर रहा होता है और m आपके पास मास ऑफ एड्जॉर्बेंट होता है। सो इन दो पैरामीटर्स को अगर आप स्टडी कर रहे होगे कहीं पे भी एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, तो आपको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स रिक्वायर्ड होंगे। मतलब इन दो पैरामीटर्स को आपने आइसोथर्म की कंडीशंस पे स्टडी करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टडी करना है, और जब आप इस कंडीशन पे अपने सिस्टम को स्टडी कर रहे होगे तब वहाँ पे आप 2 एड्जॉर्प्शन मॉडल्स यूज़ कर सकते हो, जिसमें से एक को हम फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मॉडल कहते हैं और दूसरे को हम लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मॉडल कहते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट मॉडल से, जो कि फ्रेंडलिच का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मॉडल है, और ये बेसिकली एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अगेन यहाँ पे होपफुली आप लोग एम्पिरिकल के वर्ड से भी अब तक फेमिलियर हो गए। केमिस्ट्री में कई फिनोमेनाज ऐसे हैं जिनको अभी तक हम कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को जब हम एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमारे पास क्यों हो रहा है इसकी कोई लॉजिक ना हो, और या इसको ये कहा जाए कि हम बेसिकली इसको इंट्यूटिवली तो एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है अभी तक वो उस जस्टिफिकेशन को सही ना मान रही हो, मतलब आपके पास कंसेंसस ना हो उस जस्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो उस तरह के फार्मूलाज को हम बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। इसको आसान अल्फाज में यूँ कहा जाता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, अभी तक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, और साइंटिस्ट बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे अभी तक एग्री नहीं हुए जिस प्रोसेस को भी आप स्टडी कर रहे हो। तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो फॉर्मूला बेसिकली है वो x/m = Kp(1/n) है। ये वाला फॉर्मूला आपके पास जो यहाँ पे गिवन है ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म को एक्सप्लेन कर रहा है, और इसमें अगर आप देखो तो ये बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। x/m आपके पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, p आपके पास इक्विलिब्रियम प्रेशर है, 1/n जो है और n और k बेसिकली आपके पास कांस्टेंट्स हैं, एम्पिरिकल कांस्टेंट्स हैं। सो ये जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये एक एक्सपेरिमेंटल वे है आपको रिलेशनशिप बताने का बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर। सो अगर आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ से भी इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि जनरली हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम इतना लाइक नहीं करते, क्योंकि बेसिकली यहाँ से इंट्यूशन डेवलप करना किसी भी दो पैरामीटर्स के दरमियान या उनके रिलेशनशिप को स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास रादर देन दिस फॉर्म हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इक्वेशन आए, तो हम नेक्स्ट स्टेप में यही जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो अगर पैरामीटर्स को देखा जाए, P आपके पास इक्विलिब्रियम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, x/m आपके पास एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, n और k आपके पास एम्पिरिकल कांस्टेंट्स हैं,
जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, सॉलिड और टेम्परेचर के ऊपर। गैस से मुराद यहाँ पे आपके पास एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे, जो आप लोगों ने अभी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की जब पैरामीटर्स को स्टडी किया था तो आपने वहाँ पे देखा था कि आपके पास एड्सॉर्प्शन का जो पैरामीटर है वो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करता होता है। सो बेसिकली ये वही पैरामीटर्स हैं। और जब हम स्पेसिफिक गैस की एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हो किसी भी स्पेसिफिक सॉलिड सरफेस के ऊपर, जैसे आप कह दो कि आप स्टडी कर रहे हो हाइड्रोजन की गैस की एड्सॉर्प्शन ओवर प्लाटिनियम सरफेस, तो जब आप ये चीज़ें स्पेसिफाई कर देते हो तो आपने सिंपली लिटरेचर में से n और k की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। सो n और k बेसिकली थ्योरेटिकल पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू आपको एज सच लिटरेचर से मिल जाती होती है। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, इनके लिए आपको ज़्यादा खुद से कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल ना भी हों लिटरेचर से तो आप इनको ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। n आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है बेसिकली ये इन्वर्स ऑफ प्रेशर होता है। अगर आप यहाँ पे गौर करो और इन टर्म्स ऑफ यूनिट देखो तो आपके पास जो इक्वेशन है वो x ओवर m है। x मैस है, m भी मैस है, तो इसका मतलब मैस ओवर मैस की जो वैल्यू है वो ये डायमेंशनलेस पैरामीटर बन जाएगा। मतलब आपके पास एक इक्वेशन की साइड जो है वो बेसिकली डायमेंशनलेस है। यहाँ पे k इटसेल्फ कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का ऐसा कोई यूनिट नहीं है। प्रेशर जो है आपके पास उसका यूनिट आपके पास अगेन डिपेंड करता है आप अपने एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। आप इसको एटमॉस्फेयर में परफॉर्म कर रहे हो, आप इसको mmHE में परफॉर्म कर रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो भी पैरामीटर आप सेलेक्ट करोगे प्रेशर के वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए n की वैल्यू उसी के ऑपोजिट होगी। सो आपने जो भी पैरामीटर डिफाइन करना है, कीप दैट इन माइंड, आपने जो उसकी वैल्यू n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो भी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप अपने प्रेशर को स्टडी कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो आपने जो n की यूनिट की वैल्यू लेनी है लिटरेचर से वो भी एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू ही लेनी है। सो बेसिकली ये जो n का जो पैरामीटर है ये आपकी इक्वेशन के इसका यूनिट जो डिफाइन किया गया है कि इसको ऑपोजिट होना चाहिए इन्वर्स ऑफ प्रेशर, वो मैथमेटिकली एक्यूरेट करने के लिए भी यूज़ किया गया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करो तो आपको पता है कि मैथमेटिकली आपके पास हमेशा यूनिट्स सेम साइड वाले सेम यूनिट्स होने चाहिए। तो अगर आपके पास एक साइड पे डायमेंशन लेस यूनिट्स हैं तो इस साइड पे भी आपके पास जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका सम अप जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एटमॉस्फेयर ले रहे हो तो 1/n जो है वो इन्वर्स ऑफ प्रेशर हो जाएगा और दोनों यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये वाली साइड भी आपके पास डायमेंशन लेस हो जाएगी। सो इसी इक्वेशन को अगर आप ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन थी, अगर आप इसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो इन इट्स लीनियर फॉर्म तो आपको पता है कि आप सिंपली लॉग ले सकते हो। आपके पास जो इक्वेशन थी आप लॉग ले लो तो इस साइड पे आपके पास log x ओवर m हो जाएगा, यहाँ पे log इज इक्वल log मल्टीप्लाई बाय k हो जाएगा। यहाँ पे दो पैरामीटर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप लोगों को पता है कि log जब भी आप ले रहे होते हो मल्टीप्लिकेशन वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे डिवाइड हो रहे होते हैं वो बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाते होते हैं। सो यहाँ पे जो आपके पास इस डायरेक्शन में जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो log k प्लस log p 1/n बनेगी। एक और प्रॉपर्टी है log की कि आपके पास जो पावर है उसको आप राइट अप कर सकते हो। आप हमेशा पावर को जो है इक्वेशन की इस फॉर्म में ले आते होते हो। सो आप क्या करोगे log x ओवर m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। अगर आप लोगों को याद हो तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग विद एन इंटरसेप्ट फॉर्म है, सॉरी पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, इन एन इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहाँ पे आपके पास इंटरसेप्ट की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है। सो आप इसी को इस वे में ड्रॉ कर सकते हो। y जो है आपके पास ये वाला पैरामीटर है जो कि इस आपके केस में log x ओवर m का होल पैरामीटर आपके पास y के इक्विवेलेंट है, x log p है। सो आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो log x ओवर m और log p के दरमियान होगा और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो बेसिकली log k के इक्वल होगा। सो आपने ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये आपको हेल्प आउट कर सकती है n और k के पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। आप लोगों के पास यहाँ पे स्लोप है, स्लोप की वैल्यू 1n के इक्विवेलेंट होती है। मतलब आप जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू इस स्लोप की निकालोगे, लेट्स सपोज आपके पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थ्रू ग्राफ जो है वो 9 या 10 आ रही है तो आप यहाँ पे 10 प्लेस करोगे। जो 10 है मतलब आपके पास स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्राफ से आ जाएगी
1/n में आपके पास n की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दोगे। जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज आपके पास 10 आ रही थी, तो आप 1 को डिवाइड कर दोगे 10 से, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। सो आपके पास अगर सिंपली ग्राफिकल डाटा हो, तो ग्राफिकल डाटा में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इंटरसेप्ट और स्लोप की, उनको यूज करते हुए आप बेसिकली ये पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। आप n को कैलकुलेट कर सकते हो और आप k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास ये ग्राफिकल फॉर्म थी और यहाँ से log x/m की वैल्यू यहाँ से 0 है और लेट्स सपोज ये 1 तक पहुंच रहा है, तो यहाँ पे जो ग्राफिकल वैल्यू आपके पास आएगी इंटरसेप्ट की, वो 1 होगी। तो आपके पास इंटरसेप्ट गिवन है लॉग के, आपको पता है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास log k के इक्वल है। आप क्या करो, आप ओवरऑल एंटी लॉग ले लो। तो आप अगर एंटी लॉग लोगे 1 का, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटरसेप्ट की आपके पास आ रही है थ्रू दिस ग्राफ, आप उसको यूज करते हुए k की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, जो चीज़ आपको चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ p का पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। मतलब आप अपनी मर्जी से अगेन होपफुली मैं कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके बात नहीं कर रही हूँ, और आप सब लोग केमिकल काइनेटिक्स जो है वो स्टडी कर चुके हो। अगर आप लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर चुके हो तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना कोई चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ डील कर रहे हो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक पैरामीटर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा पैरामीटर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आप खुद से सिस्टम में चेंज कर रहे होते हो। यहाँ पे जो चीज़ आप चेंज करोगे वो ये प्रेशर की वैल्यू है। आप अपनी मर्जी से प्रेशर की वैल्यू को ऊपर नीचे इंक्रीज करके देखोगे और ये देखोगे कि आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या चेंज आ रही है। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। log x/m आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करते हो, आप खुद से, आपके पास चॉइस होती है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को अप एंड डाउन करने की। आप इसको वेरी करके देख रहे होते हो कि आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। जो भी वैल्यू आपके पास इसकी आएगी, आप अगर प्रेशर को 1 यूनिट इंक्रीज करते हो, तो अगर आपके पास log x/m की वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है तो आप उसको नोट डाउन कर लोगे। जब आपके पास ये इसकी वैल्यूज आ जाएं और इसकी वैल्यूज भी आ जाएं, तो आप सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ को ड्रॉ करते ही आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाती है और आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाती है। स्लोप और इंटरसेप्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करते हुए आपके जो एम्पिरिकल कॉन्स्टेंट्स हैं n और k, आप उनकी वैल्यू को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। सो कीप दैट इन माइंड। फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ से आपको जो चीज़ पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि अगर आपके पास n की वैल्यू 0 है, अगर आप फ्रेंडलिच इक्वेशन को देखो जो कि आपको कहता है x/m इज इक्वल टू kp1/n, सो अगर आप यहाँ पे 0 प्लेस कर दो तो आपके पास ओवरऑल इस जो p की पावर है वो 0 के इक्वलेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला पैरामीटर जो है एज सच अपनी निगलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि इसकी पावर 0 हो गई भी है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो x/m इज इक्वल टू k बनेगी। ये वो पॉइंट है जब आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं कर रही होगी प्रेशर पे, आपके पास प्रेशर की वैल्यू 0 हो गई हुई है। तो ये वो पॉइंट है आपके सिस्टम में जब आपका सिस्टम इंडिपेंडेंट हो गया हुआ है प्रेशर ऑफ गैस से। तो अगर आपके पास n की वैल्यू 0 आ जाए तो उस वक्त आपका सिस्टम हाईली सैचुरेटेड सिस्टम होगा। उसमें जितनी एब्जॉर्प्शन होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी होगी, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा और मजीद अब वो डिपेंड नहीं कर रहा होगा प्रेशर की वैल्यू के ऊपर। सिमिलरली अगर आपके पास n की वैल्यू 1 आ जाए, तो अगर आप यहाँ पे प्लेस करो तो आपको पता चलेगा कि k मतलब आप 1/1 जो है वो 1 के इक्वलेंट होता है, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे जो वो 1 के इक्वलेंट होगी, उसकी पावर जो है वो 1 के इक्वलेंट होगी। तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो ओवरऑल जब आपके पास n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, उस वक्त अगर आप स्टडी कर रहे होगे तो आपका सिस्टम जो है उसमें अगर आप प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होगे तो आपके पास x/m की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही होगी। सो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दो वेज में डिपेंड कर सकती है आपके प्रेशर के ऊपर। अगर तो एक्सटेंट ऑफ आप बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हो, मतलब अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखो, तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हो तो जो आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे आपके सिस्टम में एब्जॉर्प्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचोगे जब आपके सिस्टम में तमाम की तमाम जो गैसेस हैं या तमाम की तमाम जो एब्जॉर्बेंट की एक्टिव साइट्स थी वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, तो तब आपके पास जो है सिस्टम में आपका सिस्टम जो है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो बेसिकली आप इसको दो
पैरामीटर्स में डिफाइन कर सकते हो, इसको 2 कंडीशंस में डिफाइन कर सकते हो। एक कंडीशन आपके पास वो है जब आपके पास n की वैल्यू 0 है, और दूसरी कंडीशन आपके पास वो है जब आपके पास n की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होगी। यहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखने की ज़रूरत है कि फ्रेंडलिश ने एज सच इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं दिया था, इसने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वर्क परफॉर्म करके एक फॉर्मूला दे दिया था कि अगर कुछ कंडीशंस में आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है विद द प्रेशर, और कुछ कंडीशंस में आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है प्रेशर की। उस कंडीशंस को उसने कैसे एक्सप्लेन किया था, उसने यहाँ पे एक एम्पिरिकल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया था जिसने उसको n से रिप्रेजेंट किया, और उसने कहा कि ये n की वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी कि आपके सिस्टम में किस तरह की इक्वेशन आनी चाहिए। सो ओवरऑल जो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब अगर हम लैंगमेयर की बात करें, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, फ्रेंडलिश की एक्सप्लेनेशन बेसिकली लैंगमेयर ने प्रोवाइड की थी काफ़ी हद तक। इसने लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन मॉडल ने बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया था एब्जॉर्प्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। कीप दैट इन माइंड। हम लोग अगर बात कर रहे हैं गैशियस सब्सटेंसेस की, तो जिस पैरामीटर के साथ हम डील कर रहे होंगे वो इक्विलिब्रियम प्रेशर का पैरामीटर है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप इंटरफेस को चेंज कर देते हो, आपके पास जो इंटरफेस है वो बिटवीन लिक्विड और सॉलिड हो जाती है या सॉलिड टू सॉलिड हो जाती है, तो उस सिनेरियो में आपके पास प्रेशर का पैरामीटर नहीं आएगा, बल्कि उस वहाँ यहाँ पे आपके पास जो कंसंट्रेशन का पैरामीटर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो ऐसा जब भी अगेन इक्वेशंस वही रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आप प्रेशर लिख रहे हो वहाँ पे आप कंसंट्रेशन के पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करवा दोगे। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमेयर ने बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है एब्जॉर्प्शन का। इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे और इसने उन पोस्टुलेट्स की बेसिस पे एक कॉन्सेप्चुअल पिक्चर बनाई थी कि बेसिकली आपके सिस्टम में होता क्या है। अकॉर्डिंग टू लैंगमेयर, आपके पास कोई भी जिस सब्सटेंस को आप एब्जॉर्बेंट कह रहे हो उसके पास कुछ इक्वल साइड्स होती हैं जिनको हम एक्टिव साइड्स कहते हैं। बेसिकली इसने कहा था कि जो भी आपके पास सरफेस होगी उस सरफेस के ऊपर कुछ इक्वलेंट साइड्स प्रेजेंट होंगी जिनको उसने एक्टिव साइड्स, जब हम कैटलिस्ट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं तब हम यहाँ पे इन्हीं साइड्स को जो है एक्टिव साइड्स का वर्ड देंगे। जब हम इनको जो नॉर्मली देख रहे होते हैं तो हम इनको एब्जॉर्प्शन साइड्स भी कह सकते हैं, इनको इक्विवेलेंट साइड्स भी कह सकते हैं, इनको सिंपल ग्रूव्स भी कह सकते हैं। तो सिंपली जो लैंगमैन ने कहा था, उसने ये कहा था कि आपके पास जो भी एब्जॉर्बेंट होता है उसके पास बेसिकली कुछ साइड्स अवेलेबल होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकती हैं। एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो करीब आते हैं सरफेस के और इन साइड्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन जो कंडीशन इसने यहाँ पे लगाई थी वो ये थी कि आपके पास एक साइड के अंदर एक ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा। सो अकॉर्डिंग टू लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, आपके पास अगर एक एक्टिव साइड प्रेजेंट है तो आपके पास वहाँ पे एक ही एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही साइड के ऊपर दो मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो रहे हो। सेकेंडली उसने जो थिंग एज्यूम की, उसने ये कहा कि बेसिकली ये जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते। मतलब ये जो एक बार आके अगर एक आपकी सरफेस के ऊपर जो साइड्स अवेलेबल हैं अगर वहाँ पे आके कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो गई है तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल इसके साथ कोई बॉन्ड बना ले या कोई इंटरेक्शन करना शुरू कर दे। एज सच आपके पास जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट्स में जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया हुआ है वो दूसरे एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल के साथ एज सच कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। उसका सारा का सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्बेंट के साथ इंटरेक्शन करने में होगा। सो बेसिकली इसने स्पेसिफाई कर दिया था कि दो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल जो आके एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो आपस में कोई कनेक्शन नहीं करेंगे। एज सच अगर इंटरेक्शन डिवेलप हो भी रहा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्बेंट का एब्जॉर्बेट के साथ हो रहा होगा। दो एक्टिव साइट्स पे जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल है वो एज सच एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगेन ये एक एजम्पशन है, इसने जो फॉर्मूला बनाया था बेसिकली उसके लिए उसने ये एजम्पशन जो है यूज़ की थी। तो एज सच ये एक एजम्पशन है। आप आगे भी जब रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि कई डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि इस एजम्पशन को यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हम जब भी स्टडी कर रहे होते हैं हम सिर्फ 2 मॉडल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन एज सच 6 to 7 एब्जॉर्प्शन के मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो अकॉर्डिंग टू लैंगमेयर ने कहा था कि जब भी आपके पास कोई भी एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल किसी भी एब्जॉर्बेंट की साइड पे एब्जॉर्ब हो जाएगा वो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल आपस में कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेंगे।
फिर इसने कहा था कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो इक्वल हो जाती है आपके पास रेट ऑफ डीजॉर्प्शन एट इक्विलिब्रियम। अगेन जब रिएक्शन स्टार्ट होता है आपके पास रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो हाई होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पास अच्छी खासी अप्रिशिएबल अमाउंट में एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है तो वहाँ पे जो है बेसिकली फिर डी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और एक पॉइंट आपके पास सिस्टम में ऐसा आता है जब आपका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डीजॉर्प्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं और इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये जो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ये इससे आपका कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं कर रहे, लेकिन अगर फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू लैंगमेयर ने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज का नाम देते हैं। इसने कहा था कि आपके पास जो एड्जॉर्प्शन का पैरामीटर है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज कितनी है। ये एक न्यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब आप ये एज रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है और ये आपको इंफॉर्मेशन देती है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ साइट्स जो हैं वो कवर्ड हैं और कितनी आपके पास ओवरऑल अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ साइट्स जो हैं उनको हम 1 के इक्वलेंट कर दें। अगेन 1 के इक्वल करना आप लोगों को इस यहाँ पे समझ ना आ रहा हो, लेकिन ऐसा चाहिए कि हम जिस लेट्स सपोज आप 100 साइट्स कर लो, हम न्यूमेरिकली लेके चलते हैं रादर देन डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज का फ्रैक्शनल कवर्ड कभी पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग हम फ्रैक्शन की जब भी बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सारी फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। सो एक्चुअली ये जो 1 है इससे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ साइट हैं। अगर आप ओवरऑल फ्रैक्शन लोगे तो फ्रैक्शन से मुराद ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास तमाम साइट्स कवर हैं तो ओवरऑल अगर आपके पास 100 साइट्स थी, टोटल नंबर ऑफ साइट्स आपके पास 100 थी और 100 की 100 साइट्स ही कवर हो गई, तो वहाँ पे अगर आप इसके फ्रैक्शन निकालोगे तो फ्रैक्शन का मतलब ये कि आप कंपोनेंट डिवाइडेड बाय होल लेते हो। तो ओवरऑल आपके पास 100 साइट्स थी तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स आपके पास 100 हो गई। नंबर ऑफ साइट्स जो अवेलेबल हैं आपके पास लेट्स सपोज वो आप ये कह रहे हो कि जो कंडीशन आपने ये लगाई है कि तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स आपके पास एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई की हुई हैं और अगर 100 साइट्स अवेलेबल थी तो आपके पास जो नंबर ऑफ साइट्स एड्जॉर्ब्ड हैं या जो कवर्ड हैं वो भी 100 के इक्वलेंट है। तो अगर इस केस में अगर आप थीटा की वैल्यू को देखोगे तो बेसिकली ये 1 के इक्वल होगी क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 100 1 के इक्वलेंट है। तो ये जो पैरामीटर है 1 का, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली एक मैथमेटिकल वे है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। इससे आपका अभी कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि आप लोग डेरिवेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन कीप दैट इन माइंड जब भी हम लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं वहाँ पे हम 1 का पैरामीटर यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो चीज़ बेसिकली उसने जो पैरामीटर लिया था वो फ्रैक्शन का पैरामीटर लिया था और किसी भी चीज़ को जब भी हम फ्रैक्शंस में डिवाइड कर रहे होते हैं तो सम ऑफ फ्रैक्शंस हमेशा 1 के इक्वलेंट होता है। सो आपने बेसिकली लैंगमेयर ने क्या कहा था, लैंगमेयर ने कहा था कि आपको अपने एड्जॉर्प्शन वाले सिस्टम में एड्जॉर्बेंट में कितनी साइट्स थी, ओवरऑल कितनी साइट्स थी और कितनी साइट्स एड्जॉर्ब्ड मतलब कितनी साइट्स पे बेसिकली कोई भी एड्जॉर्बेट आके एड्जॉर्ब हो चुका है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इस पैरामीटर की इंफॉर्मेशन होगी तभी आप एड्जॉर्प्शन को डिफाइन कर सकोगे। पीछे जो आपने पैरामीटर देखा था, जो फ्रेंडलिच ने जिस पैरामीटर को यूज़ किया था एड्जॉर्प्शन को डिफाइन करने के लिए, वो एक्सटेंड ऑफ एड्जॉर्प्शन था। एक्सटेंड ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पे बेसिकली लैंगमैन ने जो अपना मॉडल दिया था उसने बजाय एक्सटेंड ऑफ एड्जॉर्प्शन को यूज़ करने के लिए उसने थीटा का वर्ड यूज़ किया था या उसने फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज का पैरामीटर दिया था कि आप इस पैरामीटर को यूज़ करके एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को डिफाइन करोगे। सो ओवरऑल आपके पास ये जो फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज थीटा की वैल्यू है वो आप उसको कैलकुलेट करते हो। अगर आप फ्रैक्शन निकाल लो कि आपके पास ओवरऑल कितनी साइट्स अवेलेबल थी और कितनी साइट्स एड्जॉर्ब हैं तो इनकी जो रेशो होगी आपके पास वो बेसिकली थीटा के इक्वल होगी। अकॉर्डिंग टू लैंगमेयर आपके पास रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो इक्विलिब्रियम प्रेशर पे डिपेंड करेगी और दूसरी फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल साइट्स पे डिपेंड करेगी। अब ये चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस तरीके से थीटा पे डिपेंड कर रही है और रेट ऑफ डीजॉर्प्शन किस तरीके से थीटा पे डिपेंड कर रही है। अगर आप गौर करो तो जो थीटा को जो आप कह रहे हो वो बेसिकली नंबर ऑफ साइट्स ऑक्युपाइड हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे 5 साइट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो यहाँ जो आपके पास 3 साइट्स जो ऑक्युपाइड हैं
उनके लिए जो आप पैरामीटर यूज कर रहे हो वो थीटा का पैरामीटर है। तो ये ओवरऑल कवर्ड एक्टिव साइट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप एड्जॉर्प्शन की बात करोगे तो एड्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड करेगा, उसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये अनफिल्ड साइट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। एड्जॉर्प्शन जो एक बार हो चुकी है उससे इन मॉलिक्यूल्स का कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपके पास एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को आप स्टडी करना चाह रहे हो तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एक्टिव साइट्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो जब भी आप एड्जॉर्प्शन की बात करोगे वहाँ उनका कंसर्न 1 माइनस थीटा से है कि ओवरऑल आपके पास कितनी साइट्स अनऑक्युपाइड हैं, उनसे उनका कंसर्न है। अगेन यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स की वैल्यू 1 है और आप ये कह रहे हो कि ऑक्युपाइड साइट्स आपके पास थीटा है, तो जो अनऑक्युपाइड साइट्स का नंबर है वो आपके पास 1 माइनस थीटा के इक्विवेलेंट होगा। सो जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसके लिए अनऑक्युपाइड साइट्स अवेलेबल होना जरूरी है। आपके पास आपके सिस्टम में एड्जॉर्प्शन तभी होगी जब आपके पास साइट्स अवेलेबल होगी। जैसे आपके पास ये साइट्स तमाम की तमाम साइट्स कवर हो जाएंगी, आपके पास एड्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब होने के लिए कोई साइट ही अवेलेबल ही नहीं है जहाँ पे जाके वो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर सके। सो एड्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड करती है और इन टर्म्स ऑफ थीटा ये 1 माइनस थीटा पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आप डीजॉर्प्शन के प्रोसेस की बात करोगे तो डीजॉर्प्शन का जो रिएक्टेंट है वो बेसिकली जितनी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड हो चुकी है आपके पास गैस, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। आपके पास आप लोगों ने यही देखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस की वो ये है कि आपके पास स्टार्ट में हमेशा गैसेस एब्जॉर्ब होती हैं और आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैसेस जो हैं जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तब तक आपके पास डीजॉर्प्शन स्टार्ट नहीं होती। तो डीजॉर्प्शन का प्रोसेस उसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो ये एब्जॉर्ब गैसेस हैं। तो डीजॉर्प्शन का प्रोसेस डिपेंड करता है थीटा के ऊपर और आपके पास एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस डिपेंड करता है प्रेशर और 1 माइनस थीटा के ऊपर। सो बेसिकली इन थिंग्स को यूज करते हुए, इन पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए लैंगमेयर ने मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई थी और उन इक्वेशंस को हम लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। एज सच डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको इन पोस्टुलेट से फेमिलियराइज होना चाहिए कि आप किस मॉडल की बात कर रहे हो और दोनों मॉडल्स ने बेसिकली कहा क्या था। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि आपके पास आपने दो तरह की एब्जॉर्प्शन पढ़ी है, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन है और एक केमिकल एब्जॉर्प्शन है। जो एब्जॉर्प्शन के मॉडल्स हैं वो स्पेसिफिकली एक टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन पे फोकस कर रहे होते हैं। जो लैंगमेयर का मॉडल है, अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास एक वक्त में एक ही एक्टिव साइट पे सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो सकता है। सो इसका मतलब ये जिस थिंग पे फोकस कर रहा है वो मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन है और मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन आपने केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में स्टडी की है। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जहाँ पे भी आप मोनोलेयर की बात करो वहाँ पे बेसिकली आप केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो, जहाँ पे भी आप मल्टी लेयर्ड की बात करो वहाँ पे आप फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो। तो लैंगमेयर पर्टिकुलरली केमिकल एब्जॉर्प्शंस को बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी रखता है।